Good evening. This is SYJC Biology lecture. We are in chapter 3 of 12th standard. Name of the chapter is Inheritance and Variation. We have done some part of this. Now we are in part 2. I am Professor Prasad Tamankar over here. Let us proceed for. Till now we have understood what is meaning of inheritance. Then we understood the meaning of heredity and variation. Then we took into consideration the three things basically. First is pre-Mendelian inheritance, then Mendelian inheritance, and the third was post-Mendelian inheritance. All the three inheritance are in good coordination with each other. Mendelian inheritance is important because Mendel did lots of work. So we focused on Mendel. What work was done by Mendel that we understood first. Then we went for Mendel's selection of pea plant. And we also understood the properties of pea plants because of which Mendel got success. So some reasons for Mendel's success also we take into consideration. Now we need to move ahead. And we have to understand the procedure by which Mendel started his work. This is a procedure of hybridization experiments. Amongst many reasons, I told you one reason why Mendel became successful was very simple. He was good at hybridization process. Now, what is this hybridization process? You have to artificially pollinate the plants, okay, or flowers rather we should say. So artificial flowering or artificial, we can say pollination between the flowers of two different plants or maybe of same plant, depends on what type of hybridization is to be carried out. That will be called as hybridization technique. And Mendel was good at hybridization because he learned this art from his father. अपने पिता से उन्होंने सीखा था. उनके पिता गार्डनर थे, so उन्होंने उनको ये आर्ट सिखा दी थी. And so how he went with, मतलब उन्होंने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया वो अपने को सीखना पड़ेगा. सो टू ऑब्टेन बेटर एंड करेक्ट रिजल्ट्स, अभी एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बेटर रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट एक्यूरेट भी चाहिए, करेक्ट चाहिए, कोई भी रिजल्ट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए. मेंडल कंडक्टेड सर्टन स्पेसिफिक मेथड्स एंड ही फॉलोड 3 स्टेजेस. ओके, विच 3 स्टेजेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अभी देखो उन्होंने, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनको कुछ मालूम नहीं था, जस्ट वो मॉन्स्ट्री में रहते थे और उसके पीछे, मॉन्स्ट्री के पीछे कुछ पी प्लांट के पेड़ थे. एंड दोस पी प्लांट्स वेर जस्ट ग्रोइंग ओवर देयर, जस्ट ग्रोइंग एज वीड. वीड का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स. अनवांटेड प्लांट्स जैसे ये वहां पे ग्रो हो रहे हैं. सो ही वाज नॉट वेरी मच श्योर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ना तो उनके पहले किसी ने सिस्टमेटिक वर्क किया था मेंडल के पहले, और ना उनको कुछ पता था. ही जस्ट वाज ट्राइंग. इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स. मीन्स क्या? ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग वन एक्सपेरिमेंट. इफ यू सक्सीड, प्रोसीड विद द सेम. इफ यू डू नॉट गेट सक्सेस, रिपीट समथिंग एल्स और ट्राई समथिंग एल्स. तो इस मेथड को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड. सो ही वेंट ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. सो कैसे प्रोसीड किया उन्होंने, ये अपने को सीखना पड़ेगा. सो फर्स्ट ही सिलेक्टेड अ पेयर ऑफ प्लांट विथ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. अभी ये सब टर्म्स जो है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या कैरेक्टर क्या है, ये सब अपने को बाद में आने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द टर्मिनोलॉजी. बट उन्होंने जस्ट देखा कि वहां पे कुछ प्लांट्स है और उन्होंने फोकस किया एक ही कैरेक्टर के ऊपर. हम लोगों ने देखा है कि मेंडल स्टार्टेड विथ वन कैरेक्टर एट अ टाइम. दैट्स हाउ ही बिकेम सक्सेसफुल. अगर उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ स्टडी किया होता तो शायद उनको सक्सेस नहीं मिलता जैसे कि बाकी के साइंटिस्ट लोगों ने किया. बट मेंडल बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ही ट्राइड वन कैरेक्टर एट अ टाइम. ओके, सो उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, उसके ऊपर फोकस किया और देखा कि 2 प्लांट उन्हें मिलेंगे, ऐसे 2 प्लांट के जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखा रहे हैं. कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है? अपोजिट कैरेक्टर दिखा रहे हैं. ओके, सो इस तरह से उन्होंने इसको करना शुरू कर दिया. फाइन. ही वेंट फॉर देन सेल्फिंग द प्लांट्स. अभी सेल्फिंग द प्लांट्स उन्होंने शुरू किया. सेल्फिंग का मतलब क्या? एक प्लांट है, उसके 2 फ्लावर्स के बीच में ही हाइब्रिडाइजेशन करने का, मतलब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन करने का. सो एक प्लांट है, उसका ए फ्लावर, उस ए फ्लावर से अपने को उठाने हैं पोलन ग्रेन्स एंड यू हैव टू पुट इट ऑन बी फ्लावर. तो ये हो गया सेल्फिंग. सेल्फिंग का मतलब क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है. सो सेल्फिंग से कैरेक्टर स्टेबलाइज हो जाते हैं. सेल्फिंग इज ए गुड एड, सेल्फिंग इज ए गुड टेक्निक ऑफ
स्टेबलाइजिंग कैरेक्टर्स, मतलब जो भी कैरेक्टर उस प्लांट में दिखेंगे वो वहां पे स्टेबलाइज हो जाएंगे। अभी देखो ये हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, मेंडल जी ने तो ये रैंडमली कर दिया था, जैसे मैंने पहले कहा कि वेंट फॉर ट्रायल एंड एरर मेथड, उनको कुछ नहीं पता था, एंड दैट्स व्हाई ही जस्ट वेंट ऑन डूइंग समथिंग, एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, एंड ही गॉट हिज रिजल्ट्स। ओके, तो उन्होंने सेल्फिंग करना शुरू कर दिया। सेल्फिंग करने से क्या हो गया कि कैरेक्टर स्टेबलाइज हो गए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, समझो एक टॉल प्लांट उन्होंने लिया, तो उस टॉल प्लांट को टॉल प्लांट से ही क्रॉस किया। So what he expected was tall and dwarf plant as well as intermediate plants. But he got tall plants as well as dwarf plants. Intermediates were not obtained. मतलब देखो एक रिजल्ट में एक्सपेक्ट किया था उन्होंने कि टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करेंगे तो टॉल भी मिलेगा, ड्वार्फ भी मिलेगा, इंटरमीडिएट भी मिलेगा, लेकिन मिला सिर्फ टॉल एंड ड्वार्फ। What he did then, he discarded dwarf plants, selected tall plants from the same generation and tried to cross them, मतलब breed them। मतलब समझ में आया? रैंडमली पॉपुलेशन से दो दो टॉल प्लांट को सिलेक्ट किया उन्होंने, उनको ब्रीड किया, उससे जो प्रोजेनी मिला, उससे जो आगे का जनरेशन मिला, उसमें से उन्होंने वापस टॉल प्लांट को सिलेक्ट किया, डॉर्फ प्लांट को डिस्कार्ड कर दिया, और फिर टॉल प्लांट को टॉल प्लांट के साथ ब्रीड कर दिया। सो इसको कहते हैं सेल्फिंग टेक्निक। तो ये सेल्फिंग टेक्निक करने से क्या होगा कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन द नंबर ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स ऑब्टेन्ड वेंट ऑन डिक्रीजिंग and number of tall plants went on increasing, and a stage came, this is important, a stage came when what happened, a tall plant of his experiments, of course, when was crossed with another tall plant, he got all tall plants. I repeat, when he crossed a tall plant with another tall plant, he got all tall plants. So these tall plants he called it as pure breed. अभी प्योर ब्रीड का मतलब क्या होता है? अ प्लांट और एन ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीड ट्रू फॉर एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल जनरेशन। मतलब अपने कैरेक्टर जो प्लांट या जो ऑर्गेनिज्म 3 जनरेशन तक दे सकता है विदाउट चेंज, देन द प्लांट विल बी कॉल्ड एज प्योर प्लांट और द वैरायटी विल बी कॉल्ड एज प्योर वैरायटी। सो इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करके उस कैरेक्टर को उस प्लांट के अंदर स्टेबलाइज करने का कोशिश किया। इस तरह से उन्होंने डॉर्फ प्लांट लिया, 2 डॉर्फ प्लांट को पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया, he crossed dwarf plants. Again, he was expecting that he will get tall and dwarf and intermediate, but to his surprise, when he crossed dwarf plant with dwarf plant, dwarf मतलब बौना, tall मतलब ऊंचा, है ना? तो डॉर्फ प्लांट को डॉर्फ प्लांट से जब उन्होंने क्रॉस किया, ब्रीड किया, तो उन्होंने क्या, उनको क्या मिला कि he got all the dwarf plants। क्या लगा था कि तीनों टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। सो बट ही डिड नॉट वांटेड टू टेक रिस्क, तो उन्होंने क्या किया, जो नए डॉर्फ प्लांट्स मिले थे फर्स्ट जनरेशन के, उनको वापस सेल्फिंग किया और ही वेंट ऑन सेल्फिंग टिल ऑल ही गॉट डॉर्फ प्लांट्स। तो इस तरह से उनके पास हाइट दो फॉर्मेट में अवेलेबल था, द प्लांट्स विथ टॉल हाइट एंड द प्लांट्स विथ ड्वार्फ हाइट। यू गॉट व्हाट आई सेड? सो यहाँ पे हम लोग हाइट को कहेंगे ट्रेट, और जो टॉल एंड ड्वार्फ है उनको कहेंगे कैरेक्टर्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में ये अवेलेबल था प्लांट। ओके, सो दीज वेर प्योर टॉल प्लांट्स एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट्स। नाउ दीज प्लांट्स वेर यूज्ड एज पेरेंट प्लांट्स। उनको एक्सपेरिमेंट करना था, तो उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट को मेल के कंसिडर कर दिया, एक ड्वार्फ प्लांट को फीमेल कंसिडर कर दिया, एंड दैट्स हाउ ही वेंट फॉर पुटिंग हिज एक्सपेरिमेंट। सो पहला स्टेज उनका क्या था, प्योर वैरायटी बनाना, ठीक है। दूसरे स्टेज में उन्होंने क्या किया, ही वेंट फॉर सेकंड स्टेज, देन he tried to cross the 2 plants, considering that one plant is male and other plant is female। okay, और artificial hybridization उन्होंने किया। what is artificial hybridization? means artificial pollination। okay, नेचर में क्या हो जाता है, फ्लावर्स ब्लॉसम, फूल खिल जाते हैं, फिर किसी ना किसी तरह से, मे बी बिकॉज ऑफ insects, maybe because of wind or many other means are there of pollination, what will happen, pollen grains of one flower are deposited, or we can say shedded onto other flower, and that's how the pollination takes place, but it is random process। इनको क्या चाहिए था कि एक खास तरह का कैरेक्टर दूसरे एक खास तरह के कैरेक्टर के साथ ब्रीड करने से या उनका मिलाप करने से क्या होता है, दैट ही वाज वांटेड टू सी, दैट ही वाज इंटरेस्टेड इन, एंड दैट्स हाउ ही क्रॉस्ड
आर्टिफिशियली। मतलब उन्होंने क्या किया, एक समझो टॉल प्लांट है उसको मेल कंसिडर किया, ड्वार्फ प्लांट है उसको फीमेल कंसिडर किया, एंड देन ही ट्रांसफर्ड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम टॉल प्लांट टू द ड्वार्फ प्लांट. दिस इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग और वी कैन से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल क्रॉसिंग. ठीक है. रेसिप्रोकल क्रॉस भी उन्होंने की है. अभी रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है आपको जानना चाहिए. रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा है ना. सो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, टॉल प्लांट वाज कंसिडर्ड एज मेल प्लांट एंड डॉर्फ वाज कंसिडर्ड एज फीमेल प्लांट. उन्होंने एक और सेटअप साथ साथ रन किया जिसमें उन्होंने टॉल प्लांट को फीमेल प्लांट कंसिडर किया और डॉर्फ प्लांट को मेल प्लांट कंसिडर किया. ठीक है. मतलब क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने टॉल प्लांट को मेल कंसिडर किया, डॉर्फ को फीमेल कंसिडर किया. कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने डॉर्फ प्लांट्स को मेल कंसिडर किया, टॉल प्लांट को फीमेल कंसिडर किया. दिस इज रेसिप्रोकल ब्रीडिंग. ओके. और रेसिप्रोकल क्रॉसिंग, ये मेथड उन्होंने किया. वो जानना चाहते थे कि क्या कुछ फर्क पड़ता है ऐसा करने से, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा. ओके. सो he crossed these two plants, means a tall plant when was crossed with dwarf plant, the plants which were pure in contrasting characters, they were crossed, and he obtained certain individuals. Now he called it as F1 generation individuals. F1 का मतलब होता है फल, फर्स्ट फिलियल. फिलियल का मतलब सन, तो पहले बच्चे के जनरेशन ऐसे बोलना चाहिए था. सो फर्स्ट फिलियल जनरेशन ही रेज्ड. ओके. फर्स्ट फिलियल जनरेशन रेज करने के बाद ही वेंट फॉर थर्ड स्टेज. अभी थर्ड स्टेज में उन्होंने क्या किया, ही कैरिड आउट सेल्फिंग वंस अगेन. अभी सेल्फिंग क्यों किया उन्होंने, उसका भी थोड़ा सा एक रीजन है. देखो क्या किया था उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में, प्योर प्लांट बना. फर्स्ट स्टेज, जस्ट ट्राई टू रिकॉल फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या किया था, he crossed tall plant with tall plant expecting that he will get tall, intermediate, dwarf, but he got tall and dwarf. So he went on repeating the experiment and he got all tall plants. So a pure tall was there. So he was at a stage when tall is crossed with tall, he will get tall, sure. Same thing, dwarf when he crossed with dwarf will get dwarf, sure. ये उनके पास था. अभी उन्होंने क्या किया, सेकंड स्टेज में टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया. जब टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया, अभी उनके पास प्योर टॉल है, प्योर ड्वार्फ है, तो उनको वापस वही लगा कि टॉल मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा और इंटरमीडिएट मिलेगा. पहले एक्सपेरिमेंट में क्या मिला था उनको, टॉल और ड्वार्फ मिला था. लेकिन जब उन्होंने प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ से क्रॉस किया तो उनको सिर्फ प्योर टॉल प्लांट्स मिले. अभी ये हड़बड़ा गए. जब मैं नेचर में से दो टॉल प्लांट को क्रॉस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉल और ड्वार्फ मिलता है. बट जब मैं खास टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करता हूं तो मुझे सिर्फ ऑल टॉल प्लांट्स मिलते हैं. देखो रिजल्ट में वेरिएशन आया. जब रैंडमली उन्होंने सिलेक्ट किया था पॉपुलेशन में से दो प्लांट को और क्रॉस किया टॉल और ड्वार्फ को, तो टॉल और ड्वार्फ दोनों टाइप के प्लांट मिले. लेकिन जब उन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉसिंग किया, एक टॉल प्योर टॉल प्लांट और दूसरा प्योर ड्वार्फ प्लांट, तो उनको क्रॉस करने के बाद उनको सिर्फ टॉल प्लांट्स मिले. तो उनको लगा कुछ गलत हो रहा है, ये गड़बड़ है कुछ, तो उन्होंने वापस उसको सेल्फिंग करना शुरू कर दिया. ओके. और जब उन्होंने ये सेल्फिंग किया F1 इंडिविजुअल्स को, तो उनको दूसरा जनरेशन मिला. ठीक है. सो ही गॉट F2 जनरेशन एंड ही कंपेयर्ड द रिजल्ट्स ऑफ दिस F2 जनरेशंस. ओके. सेल्फिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था उसका रिजल्ट कंपेयर किया एंड कंक्लूडेड दैट देयर इज अ रूल by which the plants are breeding or plants are transferring their characters. कुछ तो उनको एक सिस्टमेटिकनेस मिला और उस सिस्टमेटिकनेस को इन्होंने कहा मोनोहाइब्रिड रेशो और डाइहाइब्रिड रेशो. डाइहाइब्रिड रेशो ऑफ कोर्स दो प्लांट को लेने के बाद, दो कैरेक्टर्स को लेने के बाद उनको मिला था. अभी जो उन्होंने सिंगल कैरेक्टर से स्टार्ट किया था उसको कहा उन्होंने मोनोहाइब्रिड रेशो और मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेज क्या था, ऑब्टेनिंग प्योर प्लांट. सेकेंड स्टेज क्या था, क्रॉसिंग टू प्योर प्लांट्स विथ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. एंड थर्ड स्टेज क्या था, selfing and obtaining F2 plants so as to get some definite ratio of tall and dwarf plants, okay, or opposite character plants. So this is how we can say the things are.
हम लोगों ने कहा था कि पी प्लांट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, सो दीज आर द डिफरेंट अपोजिंग टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। हियर दिस इज जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेट। तो शेप ऑफ सीड, शेप कलर ऑफ सीड, देन पॉड, शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, पॉड का मतलब क्या है, उसका मटर का शेंग कैसा होता है आपको पता है, so that is shape of pod, then color of pod, then color of flower and location of flower, flower कहाँ पे होगा, and then size of the plant। okay, अभी सीड का शेप जो है उसमें दो वैरायटीज है, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। कलर में भी दो वैरायटीज है, येलो एंड ग्रीन। शेप में भी दो वैरायटीज है, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। अभी इन्फ्लेटेड में देखो कैसे पूरा एकदम स्मूथ लाइनिंग है उसको, कॉन्स्ट्रिक्टेड में देखो कैसा ऐसा अंड्यू अंड्यू है ना, थोड़ा सा वेवी वेवी टाइप ऑफ मार्जिन देयर हैविंग। कलर ऑफ पॉड, कलर भी देखो इसमें ग्रीन कलर का पॉड मिल रहा है, इसमें अपने को येलो कलर का पॉड मिल रहा है। देन टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, पर्पल फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स। Position of flower, one we can say is axile flower, another is terminal flower। what is axile flower? Axile flower is that one which can be developed between the axis। अभी axis क्या होता है, स्टेम ऑफ द प्लांट एंड लीफ ऑफ द प्लांट, उसके बीच की जगह जो है उसको एक्सिस कहेंगे। यहाँ से अगर फ्लावर आता है तो उसको एक्साइल फ्लावर कहेंगे, और अगर एंड में फ्लावर आता है तो उसको टर्मिनल फ्लावर कहेंगे। सो टू वैरायटीज वेर देयर, एंड द प्लांट साइज, some plants were tall and some plants were dwarf। these are the contrasting characters, these contrasting characters were taken into consideration, these contrasting characters were taken into consideration। okay, so इस तरह से इसको बराबर से याद रखने की कोशिश करो। देयर वेर कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही ऑब्जर्व्ड इन प्लांट। ओके, तो ये एमसीक्यूज में आएगा, मेंडल स्टडीड डैश नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, सो ईच प्रॉपर्टी यहाँ पे इज कॉल्ड एज ट्रेट। so color of seed, shape of seed, color of pod, shape of pod, flower position, flower color and size of the plant, ये सबको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे। और उनमें जो वेरिएशन मिलता है उसको हम लोग कैरेक्टर कहेंगे। सो अपोजिंग कैरेक्टर्स आर देयर। नाउ रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, whenever we talk of shape of a seed, it is either round or wrinkled। when we say color of seed, it will be yellow or green। देखो मैं क्या दे रहा हूँ, येलो और ग्रीन। पॉड ऑफ शेप ऑफ पॉड, जब हम लोग कहूंगा पॉड का शेप जब मैं कह रहा हूं तो उसमें कहूंगा मैं इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। मतलब जो कैरेक्टर हम लोग पहले बोलते हैं उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है, या उल्टा कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले पुटअप करने का रिवाज है। ठीक है, सो डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले लिखते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर को बाद में लिखते हैं, ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। Fine. So these are the different characters. So we have got pairs like round, wrinkled, yellow, green, inflated and constricted, green and yellow। देखो ये अलग अलग है। कलर ऑफ सीड अगर हम लोग कहेंगे तो येलो इज डोमिनेंट, एंड कलर ऑफ पॉड कहेंगे तो ग्रीन इज डोमिनेंट। एमसीक्यूज में आएगा तो बहुत आपको अच्छे से उसको याद रखना है। देन कलर ऑफ फ्लावर, पर्पल विल बी डोमिनेंट एंड व्हाइट विल बी रेसेसिव, एंड एक्साइल पोजिशन ऑफ फ्लावर विल बी dominant and terminal will be recessive। Then color of sorry, height of plant, if you take into consideration, tall plant is dominant and dwarf is recessive। okay, so these are the features that are to be considered। so now we have to understand the terminology। हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया कि मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल के एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं बाद में, बट बिफोर वी गो फॉर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वी शुड अंडरस्टैंड द टर्म्स दैट आर यूज्ड, वरना हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अपने को सब टर्म्स मालूम होने चाहिए। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टर्म्स वन बाय वन। so let us start with the simplest most one is genetics। it is a branch of science that deals with heredity and variation, or it is a branch of science that deals with study of genes, ऐसे ही उसको explain कर सकते हैं। और it is a branch of science that deals with, क्या कहेंगे हम लोग, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो तीन तरह से मैंने उसको दिया। ब्रांच ऑफ साइंस वो तो कॉमन रहेगा, दैट डील्स विथ, पहले हम लोग कह रहे हेरेडिटी एंड वेरिएशन, दूसरे में कहा स्टडी ऑफ जीन्स, तीसरे में मैंने कहा स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तीनों का मतलब एक ही होता है। फाइन, सो डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड वी कैन से सेकंड इज हेरेडिटी। ओके, अभी हेरेडिटी से पहले हम लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस वो भी आएगा शायद बाद में, लेट अस चेक। yes, no, not that is, it is not there। so let me take into consideration inheritance first।
इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो अपने चैप्टर का नाम है ना? इनहेरिटेंस इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अर्लियर जनरेशन टू लेटर जनरेशन। मतलब अपने पेरेंट्स से अपने को, या हम लोग अपने बच्चों को जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर करेंगे उसको हम लोग कहेंगे इनहेरिटेंस। इफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड इट इज कॉल्ड एज हेरेडिटी, एंड इफ mixed characters or different characters or dissimilar characters are transferred, it is called as variation. So genetics, inheritance, heredity, variation, ये टर्म्स हम लोगों ने सीख लिए। फैक्टर, फैक्टर के भी ऊपर हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट लास्ट टाइम, मतलब लास्ट सेशन में किया हुआ था। फैक्टर इज मेंडल्स कंसेप्ट। ओके, मेंडल वाज नॉट नोइंग व्हाट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, है ना? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या जाता है उनको नहीं पता था। So he imagined something is transferred from parent to offspring. That something he called it as factor. So definition wise, we can say a unit in the organism which is responsible for the inheritance. Inheritance के लिए कोई भी चीज जो responsible है उसको हम लोग कहेंगे factor. So it is something which is transferred from parents to offspring. Then gene. Gene क्या होता है? Gene is a fragment of DNA of definite length which is responsible for only one and one particular character. अभी बाद में हम लोग ये डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि जीन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इट मे बी सिस्ट्रॉन, इट मे बी म्यूटॉन, इट मे बी रिकॉन, इट मे बी रेप्लिकॉन। तो ये अलग अलग टाइप है जीन्स के, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी द जीन इज शोइंग, इट इज कॉल्ड एज इन अ डिफरेंट वे। सो अभी हम लोग सिर्फ सिस्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज अ जीन ऑफ, cistron is a gene of definite length which is responsible for production of one protein only. Okay, and this one protein is one character. ठीक है? So gene that is responsible for production of one and only one particular character, that is segment of DNA, will be called as gene. Okay, that is cistron. Fine. So gene का definition हम लोगों ने देख लिया, it is as good as factor. तो जिस तरह से जीन्स डीएनए के ऊपर रखे होते हैं और क्रोमोसोम बनते हैं, वैसे ही फैक्टर भी मेंडल जी ने कहा था कि फैक्टर भी कुछ इसी तरह से होंगे, वो सिस्टमेटिकली रखे होने चाहिए, हैप्पैजार्ड नहीं होने चाहिए। देयर मस्ट बी वन कैरेक्टर, वन फैक्टर फॉर वन कैरेक्टर। जैसे अभी हम लोगों ने कहा देयर इज वन जीन फॉर वन कैरेक्टर, सो लाइकवाइज देयर इज वन फैक्टर फॉर वन कैरेक्टर। सो इस तरह से उन्होंने फैक्टर के लिए कह दिया था। ओके, सो नेक्स्ट टर्म अपने को करना पड़ेगा, दैट इज एलिल्स। नाउ इट बिकम्स समथिंग स्पेशल। नाउ व्हाट इज एलिल्स? फॉर अंडरस्टैंडिंग लेट अस गो बैक, या हियर। अभी एलिल का टर्म अपने को बराबर समझ में आएगा। क्या कंडीशन है? हियर वी आर हैविंग सीड शेप। सीड का जो शेप होता है, इसको मैंने क्या कहा? दिस इज ए ट्रेट, एंड दिस ट्रेट इज अवेलेबल इन टू कैरेक्टर्स। ओके, सो there is round character and there is wrinkled character. Now what Mendel believed that for each character there must be one gene. For each character there must be one gene. Okay, मतलब राउंड कैरेक्टर के लिए एक जीन होना चाहिए और रिंकल्ड कैरेक्टर के लिए एक जीन होना चाहिए। येलो के लिए एक जीन होना चाहिए, ग्रीन के लिए एक जीन होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा वर्किंग किया था। सो ये जो हम लोग अभी बताने वाले हैं, alleles, alleles are nothing but the genes of contrasting characters or alternate genes of a trait. Don't get confused. Okay, मैंने दो अलग अलग तरह से इस डेफिनेशन को कहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि ईच ट्रेट, मतलब अपने बॉडी का कोई भी फीचर है, वो 2 या 3 या 4 अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, है ना? मेंडल क्या बिलीव करते हैं कि हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक जीन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग प्लांट के हाइट के बारे में कहते हैं, तो हाइट इज अ ट्रेट। हाइट इज अवेलेबल इन टू फॉर्मेट, tall and dwarf. What Mendel believed, there must be a gene for tallness and there is a gene for dwarfness. ये मेंडल जी ने बिलीव कर दिया कि एक टॉलनेस का जीन होना चाहिए और एक ड्वार्फनेस का जीन होना चाहिए। टॉल एंड ड्वार्फ मतलब ऊंचा और बौना, ये अपोजिट कैरेक्टर्स हो गए इसके हाइट के ट्रेट के। ठीक है, समझ गए? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि अमिताभ बच्चन जी की हाइट कैसी है,
तो आपका जवाब आएगा ही इज अ टॉल पर्सन। ठीक है, तो मैंने उनकी कद के बारे में आपको पूछा, उनकी लंबाई के बारे में पूछा। हिंदी में कद कहा जाता है ऊंचाई को या हाइट को। तो उसका जवाब आप लोगों ने क्या दिया, ही इज अ टॉल पर्सन। अगर मैं पूछूंगा कि हाउ मीन्स व्हाट इज हाइट ऑफ शाहरुख खान, यू विल इमीडिएटली से ही इज नॉट दैट टॉल लाइक अमिताभ बच्चन, सो इज अ डॉर्फ पर्सन। अभी आपको समझ में आया? मैं हाइट के बारे में पूछ रहा हूँ दो अलग अलग एक्टर्स के बारे में, एंड फॉर वन यू आर आंसरिंग ही इज अ टॉल मैन, दूसरे के लिए आप कह रहे हो ही इज अ डॉर्फ मैन और शॉर्ट मैन। तो टॉल एंड शॉर्ट, टॉल एंड ड्वार्फ आर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल सेड टॉल के लिए एक जीन है, ड्वार्फ के लिए एक जीन है। तो ये जो जीन्स है, ये जीन्स को हम लोग कहेंगे एलिल्स। अभी इसको साइंटिफिक फ्रेम में बिठाना है बस। तो कैसे बैठाएंगे? टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, ऑफ ए कैरेक्टर और ऑफ ए ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका डेफिनेशन। और टू और मोर अल्टरनेटिव जीन्स ऑफ ए ट्रेट, ये पहला डेफिनेशन हुआ। ठीक है, सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और जीन्स फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आई सेड इज ऑल्सो एलिल्स। अभी देखो ये इसका मतलब भी वही होता है, जीन्स फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टॉलनेस के लिए एक जीन है, ड्वार्फनेस के लिए एक जीन है, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। तो जीन्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टॉलनेस का और ड्वार्फनेस का, विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज एलिल्स और एलिलोमॉर्फ्स, उसको एलिलोमॉर्फ भी कहा जाता है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये डेफिनेशन जो दिया है उसका एक सेकेंड पार्ट भी वहां पे रखा हुआ है। These two must be present on two different chromosomes and such chromosomes are called as homologous chromosomes. Homologous chromosomes की डेफिनेशन हम लोग लास्ट ईयर दे चुके हैं। Two chromosomes which are same in morphology and having similar genes at same loci or alleles at same loci will be called as homologous chromosomes. तो homologous chromosomes के बारे में क्या कहना चाहिए कि उनके पास जो सीक्वेंस है जीन्स का वो सेम होना चाहिए। मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर पहला जीन कलर ऑफ आइज के लिए, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी पहला जीन कलर ऑफ आइज के लिए ही होना चाहिए। अभी ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको मालूम है कि दे आर प्रेजेंट 50% आर ब्रॉट फ्रॉम मदर एंड 50% फ्रॉम फादर। ओके, सो हम लोग के बॉडी में 46 क्रोमोसोम है ईच सेल में, उसमें से 23 क्रोमोसोम्स मैंने पिता से पाए हैं, मतलब मेरे फादर से मैंने पाए, बायोलॉजिकल फादर से पाए हैं, और 23 others I have brought from means I have received from my mother। और दोनों को एक साथ मेरे सेल में, हर एक मेरे सेल में इनकॉर्पोरेट किया है, बिकॉज ऑफ विच माई कैरेक्टर्स आर बीइंग डिसाइडेड। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखें, टू डिसाइड एनी कैरेक्टर, आई एम रिपीटिंग अगेन, टू डिसाइड एनी कैरेक्टर there are two genes necessary. To decide any character, there are two genes required or two genes are necessary, and these two genes are situated onto two different chromosomes. Such chromosomes are called as homologous chromosomes. Okay, so alleles का मतलब क्या है कि alleles are the genes for contrasting characters or two or more alternative genes of same trait, हम लोगों ने अलग अलग भाषा में कहा, and these alternating genes are situated onto homologous chromosomes. Clear? So that is what we can say about the alleles. अभी आएगा dominant and उसके साथ में आना चाहिए recessive. okay. डोमिनेंट का मतलब आपको मालूम है, अरे ये तो डोमिनेटिंग है, हम लोग बहुत बार कहते हैं, बराबर है ना, ये लड़का बहुत डोमिनेटिंग है, ये लड़की बहुत डोमिनेटिंग है, मतलब सुनता ही नहीं किसी का, सुनती ही नहीं किसी का, दैट्स व्हाट वी से जनरली। सो डोमिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जो दादागिरी करता है, सिंपलेस्ट मोस्ट। सो दादागिरी करने वाले को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट, और जो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है कोने में उसको हम लोग कहेंगे रेसेसिव। ठीक है, सो ये तो हम लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, एग्जाम में अपने को डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। सो डोमिनेंट का और रेसेसिव का डेफिनेशन हम लोग सिमिलर देने वाले हैं। देखो क्या कहना चाहिए, व्हेन two genes or two plants pure in single contrasting characters are crossed, two plants pure in single contrasting characters are crossed, the character which is expressed in first generation or F1 generation is called as dominant character,
and a character which remains suppressed in first generation is called as recessive character. फ्रेमवर्क आधा पार्ट जो है डेफिनेशन का सेम है, कुछ टेंशन मत लो आप, आपको सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना है। मैंने क्या कहा, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हेन, जब क्या कर रहे हैं हम लोग, टू प्लांट्स, दो प्लांट्स की तो जरूरत है, एक मेल होना चाहिए एक फीमेल होना चाहिए। वो प्लांट्स कैसे होने चाहिए, प्योर, प्योर मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो टॉल है तो टॉल कैरेक्टर को 3 जनरेशन तक देना चाहिए, डॉर्फ है तो डॉर्फ कैरेक्टर को 3 जनरेशन देना चाहिए। प्योर इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो प्लांट प्योर इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट, उसको हम लोगों ने क्रॉस किया। उसको क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे। उस F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए, द कैरेक्टर विच इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, हाँ, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा उस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर दबा हुआ रहता है मतलब जो एक्सप्रेस नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। सिंपल। सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये डेफिनेशंस आप लोगों को पूछे जाएंगे एग्जाम में एक एक मार्क के लिए। इतने सारे डेफिनेशंस को हम लोग डिटेल में करने का रीजन क्या है, करीब करीब 20-25 डेफिनेशन हम लोग करने वाले हैं। रीजन क्या है उसका, कि दीज डेफिनेशंस आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 1 मार्क ईच। ठीक है, जैसे कि अपने को 1 मार्क क्वेश्चन है तो उस 1 मार्क क्वेश्चन में ये सब इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। फाइन, सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन। सो डोमिनेंट रिसेसिव समझ में आया। अभी अपने को कुछ और डेफिनेशन करने, जैसे कि फिनोटाइप और जीनोटाइप, उसके साथ मुझे जीनोटाइप भी करना है। ठीक है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। सिंपल, phenotype is nothing but the appearance, external appearance of organism of a particular trait. ठीक है, and genotype, the genetic makeup essential for that particular trait. अरे सर क्यों कंफ्यूजिंग बोलते हो, फाइन विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। फिनोटाइप क्या होता है, जैसे अमिताभ बच्चन जी के लिए मैंने पूछा उनकी हाइट कैसी है, आप लोगों ने तुरंत बोल दिया टॉल, है ना। तो कैसे दिखते हैं अमिताभ बच्चन जी, टॉल है, ऊंचे है, मतलब लंबे है कद में, तो ये उनका हो गया फिनोटाइप। शाहरुख खान जी बौने हैं थोड़े से, अमिताभ बच्चन जी के कंपैरिजन में, थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज टू शॉर्ट, बट एक कंपैरिजन हम लोग दे सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक का टॉलनेस हम लोग बता रहे, एक का डॉर्फनेस बता रहे, तो ये क्या हो गया उनका फिनोटाइप, अपीयरेंस। ठीक है, गेटिंग। सो इसको हम लोग कहेंगे अपीयरेंस। जैसे हम लोग कह सकते हैं अरे फलाना फलाना आदमी काला है, फलाना फलाना आदमी गोरा है। सो ये काला और गोरा क्या हो गया, स्किन कलर। तो स्किन कलर यहाँ पे बनता है ट्रेट, और काला और गोरा बनता है मीन्स ब्लैक एंड फेयर, ये बनता है उसके कैरेक्टर्स। तो जो अपीयरेंस है, कोई भी आम, आप लोग अभी आजकल आम का मैंगोज का सीजन है, मीठा मैंगो है या खट्टा मैंगो है, ये कैरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि आम जब कच्चा होता है तो समझ गए खट्टा होना चाहिए, जब पकेगा पूरी तरह से तब मीठा बनेगा, तो ये उसका कैरेक्टर नहीं बनेगा। बट अ मैंगो और अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्वीट मैंगोज ऑफनली विल बी अ कैरेक्टर। ठीक है, या किसी किसी देखो मैंगोज में ऐसा होता है कि पकने के बाद वो पूरी तरह से पीला बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता, तो ये उसके एक्सप्रेशन हो गए। सो एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप विल बी कॉल्ड एज फिनोटाइप, एंड द जेनेटिक मेकअप दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग दैट फिनोटाइप विल बी कॉल्ड एज जीनोटाइप। अभी टॉल, टॉल के लिए टॉल के जीन्स होने चाहिए वहां पे, है ना। तो व्हेन जीन्स ऑफ टॉलनेस आर प्रेजेंट, the person will become tall. So this is what we can call it as gene for tallness को हम लोग ने कहा कि ये जेनेटिक मेकअप हो गया, getting it, हाँ। So this is what actually we can call it as जीनोटाइप। तो इतना याद रखो कि सेल के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जीन्स है, कौन से टाइप के जीन्स कौन से टाइप का दिखने वाला करेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, तो दिखने वाले करेक्टर को हम लोग फिनोटाइप कहेंगे, और वो जिस टाइप के जीन से आया है उसको हम लोग जीनोटाइप कहेंगे। आपको बाद में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ये सब बातें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी राइट नाउ। तो ये वर्ड हम लोग यूज करने वाले बार बार, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ओके, सो होमोजाइगस क्या होता है, I told you just now there are two genes required for deciding a particular trait or a particular character. These two genes are lodged on or present on two different chromosomes.
such chromosomes we call them as homologous chromosomes. In short, to decide one character we require two genes. That's what was said by Mendel. एक ही जीन से कैरेक्टर नहीं बनता, क्योंकि आधा पार्ट हस्बैंड से आता है, आधा पार्ट वाइफ से आता है, और फिर बच्चे का कैरेक्टर तैयार होता है. यू नो दिस वेरी वेल. सो आउट ऑफ दिस टू जीन्स, अगर दोनों जीन्स एक ही टाइप के हैं, दोनों जीन्स एक ही टाइप के हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजाइगस. और अगर ये दोनों जीन्स अलग अलग टाइप के हैं तो हम लोग उसको कहेंगे हेटेरोजाइगस. डेफिनेशन में क्या कहा है देखो, मैंने आपको मतलब बता दिया. सो एन इंडिविजुअल हु इज हैविंग और possessing identical alleles for a trait will be called as homozygous, and if it is having dissimilar alleles for a trait then it will be called as heterozygous. So अगर जीन फॉर टॉलनेस दोनों क्रोमोसोम के ऊपर है तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजाइगस. जीन फॉर ड्वार्फनेस है तो उसको क्या कहेंगे, इवन वी कैन कॉल इट एज होमोजाइगस, क्योंकि जीन फॉर ड्वार्फनेस दोनों सेम है. ठीक है. और अगर ऐसे हुआ कि एक जीन फॉर टॉलनेस है, दूसरा जीन फॉर ड्वार्फनेस है, और वैसा वर्सा, मतलब ड्वार्फनेस और टॉलनेस मतलब अलग टाइप के जीन्स है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं हेटेरोजाइगस. सो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस आपको समझ में आया. होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हम लोगों ने कहा. उसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, होमोजाइगस में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव. गेटिंग? कैसे? if there are two genes like gene for tallness on two different chromosomes, तो दोनों जीन्स टॉलनेस डोमिनेंट है, तो जो दोनों जीन्स टॉलनेस के लिए बने हुए, तो इट बिकम्स होमोजाइगस डोमिनेंट. और अगर अलग अलग मतलब ये डिफरेंट होगा कि हेटेरो जीन फॉर डॉर्फनेस अगर साथ में आएंगे तो ये दोनों जीन्स कैसे हुए, जीन्स फॉर ड्वार्फनेस मतलब रेसेसिव कैरेक्टर, तो ये हो गया होमोजाइगस रेसेसिव. समझ गए? सो होमोजाइगस में दो टाइप आते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव. लेकिन हेटेरोजाइगस में ऐसे नहीं आएगा क्योंकि दोनों जीन्स अलग अलग टाइप के रहने वाले हैं. सो वी कैन नॉट कॉल इट एज आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव. ओके फाइन, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ओके, सो parent generation. What is parent generation? Now we have to understand parent generation, F1 generation and F2 generation. Let us do it simultaneously so that you'll understand. तो ये तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ. Parent generation, हम लोग genetic experiments कर रहे हैं, and while performing genetic experiments, we have to start somewhere. Okay, जैसे कि आप फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें टाइम मेजर करना होता है आपको. उस टाइम मेजर करते वक्त जिस वक्त आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हो उसको जीरो टाइम कहा जाता है. जैसे कि मैंने 5:37 पे 37 मिनट्स पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, सो 5:37 विल बी माय इनिशियल टाइम और जीरो टाइम. एंड इफ आई एम कंक्लूडिंग माय एक्सपेरिमेंट ऑन 6:04 मतलब 6:04 पे अगर मैं मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म कर रहा हूँ तो उसको कहेंगे फाइनल टाइम. तो स्टार्टिंग टाइम, एंड टाइम, फाइनल टाइम, एंड टाइम, और स्टार्टिंग टाइम को ही जीरो टाइम कहा जाता है बिकॉज वी स्टार्टेड एट दैट टाइम. तो इसी तरह से while performing genetic experiments, the generation or the organisms with which you start your experiment will be called as parent generation. I repeat, the organisms, two organisms, of course, one male and another female, with which you start your genetic experiment will be called as parent generation. Is that clear? So this will be the first thing. अभी पेरेंट जनरेशन का ब्रीडिंग करेंगे. पेरेंट जनरेशन का ब्रीडिंग करने के बाद उनको बच्चे होंगे. ये जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन. F1 स्टैंड फॉर फर्स्ट फिलियल जनरेशन. फिलियल मतलब सन, बेटा, तो पहले बेटे का जनरेशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन. सो डेफिनेशन में क्या दिया है, प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन पेरेंट जनरेशन विल बी F1 जनरेशन. F2 जनरेशन क्या आएगा, progeny that is obtained after breeding two F1 individuals or selfing two F1 individuals. अभी आप लोग बोलेंगे सर ये तो भाई बहन हो गए, उसमें कैसे हम, ठीक है, ये भाई बहन सब नाता हम लोग के लिए है. ठीक है, समझ गए? नेचर या बायोलॉजी भाई बहन का कुछ नाता नहीं जानता. डोंट फील बैड बट आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. अगर आजकल तो बहुत टेक्निक मॉडर्न हो चुका है ना,
तो बहन के बॉडी में से अगर ओवा को निकाला जाए और भाई के बॉडी में से स्पर्म्स को निकाला जाए, उनको आर्टिफिशियली अगर हम लोग साथ में रखने की कोशिश करेंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, बिकॉज बायोलॉजी, नेचर डजेंट अंडरस्टैंड ब्रदर एंड सिस्टर। ये भाई बहन सब नाते जो है हम लोगों ने अपने लिए बनाए हैं। क्यों? अगर इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब सगे रिलेशन में या क्लोज रिलेशन में अगर मैरिजेस होते हैं तो उनमें सेल्फिंग होगा, है ना? तो सेल्फिंग होने के बाद कुछ हेरेडिटरी डिसीजेस उस फैमिली में आ सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने रूल्स बनाए कि सगे भाई बहन, मतलब एक ही घर के एक ही माँ बाप की संतान को हम लोग भाई बहन कहेंगे, उनमें शादियां नहीं होगी। या क्लोज रिलेशन, जैसे चाचा है, मामा जी, मामा के बेटी से शादी करने का रिवाज है, लेकिन चाचा की बेटी से शादी करने का रिवाज बहुत जगह पे नहीं है। तो ये क्लोज रिलेशन में शादी करने से क्या हो सकता है? सेल्फिंग हो सकता है, और सेल्फिंग होने के बाद उसमें जेनेटिक डिसीजेस फैमिली में आने के चांसेस है। तो उसको अवॉइड करना है अपने को जो अगली संतान है, अपनी जो जनरेशन है, उसको स्ट्रांग बनाना है। दैट्स वाई क्रॉस ब्रीडिंग इज बीइंग फेवर्ड। ठीक है? लेकिन अगर हम लोग भाई के स्पर्म्स और बहन के अंडों को, मतलब ओवा को आर्टिफिशियली साथ में लाने की कोशिश करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है? समझ गए? सो ये भाई बहन वाला रिलेशन अपने लिए है। यहाँ पे भी ये सेल्फिंग कर रहे हैं। सेल्फिंग क्यों कर रहे हैं? स्टेबलाइजेशन करने के लिए कैरेक्टर्स को। एंड ही इज ऑब्टेनिंग नेक्स्ट जनरेशन। तो तीसरा जनरेशन जो होगा उसको हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन। कम ऑन, बी प्रैक्टिकल एंड लेट अस हैव एग्जांपल। सपोज वी स्टार्ट, वी वांट टू मींस आपके घर के कैरेक्टर को uh, मैं देखना चाहता हूँ कैसे इनहेरिट हो रहा है। ठीक है? आपके खानदान में। नाउ यू कंसिडर योरसेल्फ। ठीक है? इफ आई स्टार्ट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को देख के शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मौजूद है, तुम्हारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मौजूद है, तुम्हारे कैरेक्टर्स मौजूद है। तो मैं स्टार्ट कहाँ पे कर रहा हूँ? ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब दादा दादी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये दादा दादी वाला जो जनरेशन बनेगा, उस जनरेशन को हम लोग कहेंगे पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन मतलब दादा दादी के जनरेशन से बना है तुम्हारे फादर का जनरेशन, आपके पिता का जनरेशन। ठीक है? आपकी माता ऑफ कोर्स दूसरे खानदान से आई है, योर मदर इज फ्रॉम डिफरेंट व्हाट वी कैन से फैमिली। हाँ, तो इनका जनरेशन होता है फिर F1 जनरेशन। यहाँ पे अपने को क्या बिलीव करना है कि दादा दादी ने जो संतान तैयार किए उनमें से 2 इंडिविजुअल को सिलेक्ट करें। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? जनरली शादियां बाहर के फैमिली से, दूसरे फैमिली से करते हैं। सो दैट बिकम्स F1 जनरेशन। उनकी शादी होने के बाद उन्होंने बच्चे तैयार किए, उनके बच्चे हुए, रादर वी कैन से, वो बच्चे मतलब आप लोग हो, तो आपका जनरेशन हुआ F2 जनरेशन। गॉट इट? नाउ लेट अस स्टार्ट इन समथिंग डिफरेंट। इफ यू स्टार्ट विथ योर ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, परदादा से शुरू करेंगे, तो क्या हो गया? परदादा का जनरेशन बनता है पेरेंट जनरेशन। देन आपके दादा दादी का जनरेशन बनता है F1 जनरेशन। आपके माता पिता का जनरेशन, फादर मदर का जनरेशन बनता है F2 जनरेशन। और तुम्हारा जनरेशन बनता है F3 जनरेशन। लाइकवाइज इट विल गो। गेटिंग इट? सो इट्स अ रिलेटिव टर्म। जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, उसको कहते हैं पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन को क्रॉस करने से अपने को मिलता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को क्रॉस करने से मिलता है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन को क्रॉस करने से मिलता है अपने को F3 generation and so on. Okay. Now inbreeding or selfing, and one more thing you have to consider, that is outbreeding or crossing. चलो पहले सेल्फिंग को देखते हैं। इट इज ए क्रॉस, ये तो ब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग कहा या सेल्फिंग कहा तो एक ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग किस में होना चाहिए? 2 इंडिविजुअल्स में होना चाहिए। अभी ये 2 इंडिविजुअल्स कहाँ से आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इनब्रीडिंग होगा कि आउटब्रीडिंग होगा। If the individuals are from same generation or from of same genotype or of same phenotype, then it will be called as inbreeding. देखो सीक्वेंस कैसे दिया हुआ है। जनरेशन,
उनका जनरेशन एक है तो कॉन्फिडेंट है अपने को कि ये इनब्रीडिंग ही है। अगर जनरेशन एक नहीं है तो कम से कम उनका जीनोटाइप सेव होना चाहिए। जीनोटाइप के लिए हम लोगों ने क्या बताया, जेनेटिक मेकअप एक होना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे जीनोटाइप, तो वो भी इनब्रीडिंग होगा। जीनोटाइप भी मालूम नहीं तो कम से कम दिखने में सेम होना चाहिए, टॉल टॉल, डॉर्फ डॉर्फ, काला काला, गोरा गोरा, है ना। तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज फिनोटाइप। तो एक जनरेशन के दो इंडिविजुअल्स का ब्रीडिंग, या सिमिलर जीनोटाइप वाले दो इंडिविजुअल्स का ब्रीडिंग, या सिमिलर दिखने वाले दो इंडिविजुअल्स का ब्रीडिंग, उसको हम लोग कहेंगे सेल्फिंग और इनब्रीडिंग। अभी आउटब्रीडिंग इजी होगा, इसका अपोजिट टर्म है आउटब्रीडिंग। सो व्हाट विल बी आउटब्रीडिंग? ब्रीडिंग और crossing or cross between two individuals which are different in either generation or genotype or phenotype, है ना। दो अलग अलग जनरेशन के इंडिविजुअल्स है तो उनका ब्रीडिंग आउटब्रीडिंग हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग हुआ। जीनोटाइप अलग अलग है तो उनका ब्रीडिंग भी आउटब्रीडिंग हुआ, और अगर दिखने में अलग अलग है तो उनका ब्रीडिंग भी आउटब्रीडिंग हुआ। ठीक है। आई टोल्ड यू समथिंग अर्लियर, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग के बारे में मैंने कुछ कहा था पहले, जैसे कि इन ब्रीडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर stabilization of character and outbreeding is responsible for dispersion of characters. So outbreeding will produce variations and inbreeding will develop same characters, stabilize the same characters. So this is a property of inbreeding and outbreeding. Then we have to understand monohybrid cross and monohybrid ratio. Let us understand monohybrid cross. Mono single, hybrid मतलब अपने को दो अलग अलग कैरेक्टर्स को क्रॉस करना है। ओके, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को मुझे क्रॉस करना है तो उसको मैं कहूंगा क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस मतलब ब्रीडिंग। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स और टू इंडिविजुअल्स which are different in single pair of contrasting character। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले कहा था टू प्लांट्स प्योर इन सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये वही पे सेम स्ट्रांजा यूज कर रहे हैं हम लोग, सेम लाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है। So two plants pure in single contrasting characters when are crossed that will be called as monohybrid cross। Sure। Two plants मतलब दो होने चाहिए, प्योर मतलब अपने अपने प्रॉपर्टीज में फॉर्म होने चाहिए, और कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए। सो टू प्लांट्स विच आर प्योर इन सिंगल वन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट कैरेक्टर्स व्हेन आर क्रॉस्ड इट विल बी कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Now what is monohybrid ratio? थोड़ा सा डेफिनेशन अपने को एक्सटेंड करना है, पहले पार्ट एक्सटेंड करना है। When two individuals pure in single contrasting characters are crossed, the phenotypic ratio obtained in F2 generation will be called as monohybrid ratio, and this monohybrid ratio is always 3:1। सर कंफ्यूजिंग हो गया? डोंट वरी, वेरी सिंपल। अभी सब टर्म्स हम लोगों ने देख लिए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है अपने को पता चल गया, दो प्लांट्स लेने अपने को, वो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, उनका ब्रीडिंग किया, मुझे मिला F1 जनरेशन। आई डोंट वांट F1 जनरेशन क्योंकि F1 जनरेशन वाले सब प्लांट सेम होने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, F1 जनरेशन के दो प्लांट्स को लेके उसको ब्रीडिंग करूंगा, उसको क्रॉस करूंगा, तो मुझे मिलेगा F2 जनरेशन। अभी F2 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स है उनके कैरेक्टर्स को मैं क्या करूंगा, देखूंगा, बराबर से ऑब्जर्व करूंगा। ओके, और मुझे पता चलेगा कि उनके जो कैरेक्टर्स है उन्हें कुछ पक्का रेशो मिलेगा मुझे। पक्का रेशो मतलब क्या मिलेगा, जैसे कि समझो मैंने टॉल प्लांट और क्रॉस और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस किया, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को क्रॉस किया। ये प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को क्रॉस करने के बाद मुझे क्या मिलता है, मुझे F1 जनरेशन मिलेगा। उस F1 जनरेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ कर रहा हूँ, सेल्फिंग कर रहा हूँ। उनको सेल्फिंग करने के बाद मुझे मिलेगा F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में मुझे वापस दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, टॉल भी मिलेंगे और ड्वार्फ भी मिलेंगे। उस टॉल और ड्वार्फ का जो रेशो होगा, देखो क्या कहा है, दे आर नॉट सेइंग जीनोटाइपिक रेशो, व्हाट दे आर सेइंग इट इज फिनोटाइपिक रेशो ऑब्टेन्ड इन, मतलब दिखने वाला रेशो चाहिए। So phenotypic ratio obtained in F2 generation will be called as monohybrid ratio. So let us do both the definitions once again and go for next definition. Monohybrid cross is a cross between two individuals of single contrasting characters. ठीक है,
मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होगा? व्हेन टू इंडिविजुअल्स प्योर इन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस, character that is expressed in F2 generation or phenotypic ratio obtained in F2 generation will be called as monohybrid ratio. बस, तो अभी अपने को दो और टर्म करने, वो हाँ ये मैंने कहा था, द मोनोहाइब्रिड रेशियो विल बी ऑलवेज 3:1. डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? हम लोगों ने एक कैरेक्टर से स्टार्ट किया. दैट्स व्हाट वी सेड, मेंडल स्टार्टेड विथ वन कैरेक्टर एट ए टाइम एंड देन ही वेंट फॉर सेकंड कैरेक्टर. ओके, तो उन्होंने क्या किया, चलो एक कैरेक्टर का रूल बना लिया, अभी दो कैरेक्टर साथ में लिए, उसको उन्होंने कहा डाइहाइब्रिड क्रॉस. सो अभी अपने को सिर्फ एक ही माइनर चेंज करना है डेफिनेशन में. इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स in which two pairs of contrasting characters are considered. So when two individuals pure in two contrasting characters are crossed, that will be called as dihybrid cross. Simple definition. तो पहला डेफिनेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और दूसरा डेफिनेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस का ऑलमोस्ट सेम है. फर्क क्या है? सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक ही कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डाइहाइब्रिड में हम लोग दो कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सो ए क्रॉस बिटवीन two parents in which two pairs of contrasting characters are studied will be called as dihybrid cross. और मैं अलग तरह से डेफिनेशन दे रहा हूं, when two individuals pair in two contrasting characters are crossed, it will be called as dihybrid cross. Next definition is dihybrid ratio. So वही आएगा, when two individuals pair in two contrasting characters are crossed, phenotypic ratio obtained in F2 generation will be called as डाइहाइब्रिड रेशियो. आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे F2 नहीं लिखा है, सेकंड जनरेशन लिखा है, उसी को तो F2 जनरेशन कहते हैं. सो व्हेन टू इंडिविजुअल्स पेयर इन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, क्या होगा वहां पे? फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन विल बी कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड रेशियो. एंड दिस डाइहाइब्रिड रेशियो विल बी ऑलवेज 9:3:3:1. So remember this very well. So this is what we can say terminology. मतलब इसको हम लोग को यूज करना है. Now you have to go for Mendel's laws. Mendel's जी ने कुछ लॉज बनाए, वो लॉज कौन से थे, कैसे थे, उसके बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी लेना है. So we are going to study first Mendel's first law. Of course we have to start with his first law, और उसी को कहते हैं law of dominance. Now this is the best example. We have studied already earlier what is dominant and what is recessive. बस उसी को उन्होंने कह दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, देखो क्या हुआ यहाँ पे, पेरेंट जनरेशन है. पेरेंट जनरेशन के उन्होंने क्या किया, अभी देखो एक सिस्टमैटिक तरीका है लिखने का. whenever we are expressing a cross, you have to give first the parent generation, then you have to give the gametes of the parents. देखो यहाँ पे gametes लिखा है. gametes से पहले अपने को एक लिखना होता है जीनोटाइप, वो यहाँ पे डायग्राम में नहीं आया है बट वो लिखना होता है. ओके, और फिनोटाइप. फिनोटाइप तो हम लोगों ने लिखा, पेरेंट्स का फिनोटाइप क्या हुआ? टॉल प्लांट एंड स्मॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट. जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल टी. इसका जीनोटाइप क्या आएगा? स्मॉल टी. अभी ये किसने डिसाइड किया? मेंडल जी ने डिसाइड किया. तो मेंडल स्टार्टेड दिस हैबिट. व्हाट हैबिट? he started indicating a particular gene of a particular trait with a letter, alphabet. अल्फाबेट से जीन्स को डिनोट करने का फैशन स्टाइल मेंडल जी ने शुरू किया. इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज किया. अभी टॉल डोमिनेंट होगा तो कैपिटल अल्फाबेट यूज करेंगे, डॉर्फ हुआ तो स्मॉल लेटर यूज करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे. ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखने की कोशिश करो. फाइन. सो अभी ये प्योर टॉल है, तो प्योर टॉल हुआ तो उसमें क्या आ जाएगा? कैपिटल टी. और यहाँ पे स्मॉल है इसलिए क्या आ जाएगा? स्मॉल टी. कंसेप्ट क्लियर हुआ? सो इस तरह से अपने को ये आना चाहिए. सो व्हाट इट विल बी, इसमें क्या होगा ये समझ में आया बराबर से? देखो अभी देखने की कोशिश करो कि टॉल प्लांट डॉर्फ प्लांट पेरेंट जनरेशन हुआ. जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी. यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल टी. गैमेट्स कैसे बनेंगे? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट and along with homologous chromosomes the genes present on them also separate. So capital T gene is going to separate from another capital T gene.
लेकिन कैपिटल टी जीन और कैपिटल टी जीन मतलब जीन फॉर टॉलनेस एक ही हुआ, तो अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग एक ही गैमेट दे रहे हैं या एक ही एलील दे रहे हैं। दूसरा भी क्या होगा, स्मॉल टी इज गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम अदर स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी है ना, दोनों जीन फॉर डॉर्फनेस ही है, तो अलग अलग वापस देने की जरूरत नहीं, तो हम लोग अलग अलग दे रहे नहीं दे रहे, एक ही दे रहे। नाउ व्हेन कैपिटल टी विल कम टुगेदर विद दैट ऑफ स्मॉल टी, व्हाट विल हैपन, there will be fertilization process, and during fertilization a gene for tallness will come together with that of gene for dwarfness, and we will get first generation whose genotype is whose genotype is capital T small t, and whose phenotype is all tall plants. phenotype क्या हुआ उसका, all tall plants. तो मैंने कुछ कहा था कुछ देर पहले, जब मैंने कहा था मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का जो स्टाइल था, ही वेंट फॉर फर्स्ट स्टेज, ही वेंट फॉर सेकंड स्टेज, तो ये सेकंड स्टेज वाला एक्सपेरिमेंट है। मेंडल जी ने क्या किया, एक टॉल प्लांट को एक डॉर्फ प्लांट से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद उनको क्या मिला, सभी टॉल प्लांट्स मिले, वो हड़बड़ा गए, क्योंकि पहले जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक टॉल को एक डॉर्फ को क्रॉस करने के बाद उनको सब टॉल और डॉर्फ दोनों मिले थे, ठीक है, उनको लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, दैट्स हाउ वी वेंट फॉर सेल्फिंग। बट उनको बार बार ये एक्सपेरिमेंट करने से पता चला कि a pure tall plant when is crossed with a pure dwarf plant, you always get tall plants in first generation. So he came to a conclusion that tallness is dominant over dwarfness. Tallness is dominant over dwarfness. So this is called as law of dominance. उसका डेफिनेशन हम लोग पहले दे चुके हैं, whenever two plants pure in single contrasting characters are crossed, the character that is expressed in first generation, देखो यहाँ पे कौन सा character express हो रहा है, dominant character, tall, all tall plants, ना, we got all tall plants, so tallness is being expressed, and that's why it is called as dominant character. Now law of dominance says wherever the gene for dominance or allele for dominance is available, it will express itself. Okay, मतलब क्या, अगर होमोजाइगस कंडीशन हुआ या हेटेरोजाइगस कंडीशन हुआ, तो दोनों में ही अपना टॉलनेस खुद को एक्सप्रेस करेगा। मीन्स इफ देर आर टू जीन्स लाइक कैपिटल टी, द प्लांट इज गोइंग टू बी टॉल श्योरली, बट वेन एवर देर इज अ कैपिटल टी स्मॉल टी, इवन देन द प्लांट इज गोइंग टू बिकम टॉल. So a gene for tallness and gene for dwarfness means a dominant gene and a recessive gene when are together, the dominant gene will express itself, recessive gene चुपचाप बैठ जाएगा, he will not, the recessive gene will not be able to express itself. Getting? So this is called as law of dominance. Okay, so let us go ahead. मतलब ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक कैरेक्टर डोमिनेंट होना चाहिए, दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव होना चाहिए. नाउ रिमेंबर वी हैव सेड व्हाई मेंडल बिकम सक्सेसफुल, उसमें हम लोगों ने दिया मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, और उसमें हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी दिया था, पी प्लांट शोज प्योर डोमिनेंस, तो ये वो प्योर डोमिनेंस वाला पार्ट है. मेंडल के बाद में किसी किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उनको ये प्रॉपर्टी नहीं मिला उनके एक्सपेरिमेंट में, सो इट वाज नॉट अ प्योर डोमिनेंस. हाँ, देयर वाज अ प्योर डोमिनेंस, हमेशा नहीं था, तो समटाइम्स इट वाज अ को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब हम लोग बाद में देखने वाले हैं. एविएशन ऑफ मेंडल्स, तो पहले मेंडल्स के रूल्स देख लेते हैं, बाद में पोस्ट मेंडलियन इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब समझ में आया. सो व्हेन टू प्लांट्स प्योर इन single contrasting characters are crossed, the character that is expressed in first generation will be called as dominant character, and this character will express itself under any circumstances or any genetic constitution. मतलब डोमिनेंस, दो प्योर डोमिनेंस हुआ तो भी खुद को एक्सप्रेस करेगा, या हेटेरोजाइगस कंडीशन हुआ, हेटेरोजाइगस मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव हुआ, तो उसमें भी ये खुद को एक्सप्रेस करेगा. anyhow dominant character is going to express itself, that is called as law of dominance. Let us move ahead for understanding मेंडल सेकेंड लॉ. अभी सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ सेज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा, सेपरेशन, जुदा होना, अलग होना. ओके, उसको कहेंगे सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. व्हाट इट सेज, it states that two alleles for each trait segregate or separate during the formation of gametes. Okay, अभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें गैमेट फॉर्मेशन जरूरी बनता है,
गेटिंग? अगर गैमेट जनरेशन जरूरी बनता है तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए आपको मालूम होगा कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, सेल डिवीजन होना चाहिए, इट इज ऑलवेज मियोसिस. So at the time of formation of gametes, there is a process of meiosis, and during meiosis, homologous chromosomes separate. So during formation of new zygotes, the alleles will combine at random with each other. Okay, so that is what is called as actually law of segregation. मतलब पहला पार्ट जो है, फर्स्ट हाफ पार्ट जो उसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो क्या हो रहा है इसमें? The characters are present or the genes are present on homologous chromosomes at the time of formation of gametes. What happens? The homologous chromosomes separate. As homologous chromosomes are being getting separated, the genes present on them also separate. This is called as second law or law of segregation of genes. But do the genes remain separate? No, genes do not remain separate. At the time of fertilization, there is a process of fusion of gametes. गैमेट्स फॉर्मेशन के वक्त क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है. तो मियोसिस फॉर्म होने के वक्त क्या हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, उसके साथ उसके जीन्स भी सेपरेट हो जाएंगे. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हाट इज हैपनिंग? द gametes are fusing with each other. The gametes, when they fuse, they bring homologous chromosomes once again together, of course with different constitution. At that particular time, the genes also come together. The homologous chromosomes actually do not fuse each other. ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा. They just stand against each other. The genes will come close to each other, and they will decide a character of new organism. So at the time of gamete formation, homologous chromosomes separate, and at the time of fertilization, homologous chromosomes come together. But when they come together in a random fashion. कुछ भी फिक्स नहीं होगा. कोई भी गैमेट कोई भी दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है. मतलब कोई भी स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है. ओके, दैट्स व्हाट इट कॉजेस वेरिएशन. ठीक है. सो ए कॉपी was inherited from each parent. अभी जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा? मैंने कहा कि 50% जीन्स अपने को मदर से आते हैं, 50% जीन्स फादर से आते हैं. एग्जैक्ट इक्वल पार्टनरशिप, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. ठीक है, समझ में आया? जब मैं अगर मेरे बच्चे को तैयार कर रहा हूं तो मेरे 50% जीन्स और मेरी वाइफ के 50% जीन्स मेरे बच्चे में रहेंगे. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन का मतलब क्या? जुदा होना. सो हियर इट इज, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर देयर, दे विल गेट सेपरेटेड. देन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे. बट व्हेन दे सेपरेट, दे वुड हैव गॉट द process of chiasmata formation and crossing over done. This we have done while studying meiosis, है ना? So each of this chromosome will be different looking. So this is called as segregation. Whenever they come together at the time of fertilization, once again the homologous chromosomes come together, and the properties will be done. So this is Mendel's second law. Okay. Now this Mendel's second law, segregation of genes, is also called as law of purity of gametes. Now let us understand this very well. What is law of purity of gametes? Law of purity of gametes says, very simple, whenever there is a formation of gametes, the alleles or the genes for contrasting characters, they separate because they are present on homologous chromosomes, and homologous chromosomes separate. देखो वही बार बार कह रहे हैं हम लोग. ठीक है, homologous chromosomes separate होने की वजह से क्या हो रहा है? The genes separate. अभी एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने कहा कि मैं टॉल हूं. सीधी बात है, मैं टॉल हूं, नो प्रॉब्लम. तो क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं मेरा जीनोटाइप कैसे होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. दो ऑप्शन है ना, है ना? मेरा मेरा जीनोटाइप होना चाहिए कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. मतलब मैं प्योर टॉल हो सकता हूं, या होमोजाइगस टॉल हो सकता हूं, या मैं हेटेरोजाइगस टॉल हो सकता हूं, या मैं हाइब्रिड टॉल हो सकता हूं. ठीक है. अगर मैं प्योर टॉल हुआ तो मेरा जीनोटाइप है कैपिटल टी. अगर मैं हेटेरोजाइगस हुआ तो मेरा जीनोटाइप है प्योर कैपिटल टी स्मॉल टी. लेकिन जब तक चेक नहीं करते हैं कॉन्फिडेंटली तो मेरा जीनोटाइप क्या है आपको पता नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा, साइंटिस्ट को भी नहीं पता चलेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द कंडीशन. तो मेरे टॉलनेस में ड्वार्फनेस का जीन भी हो सकता है प्रेजेंट वहां पे.
So we cannot assure that a diploid organism, remember diploid organism, what is diploid? We are having all the cells diploid, means we are having uh, two chromosomes for each pair. Okay, pair here. So we are having pairs of chromosomes. But when the gametes are formed, what will happen? There is a process of separation of homologous chromosomes. So homologous chromosomes separate, and because of this, genes present on them separate. That's how the gametes are formed. So gamete will receive only one allele. Getting me? Gamete is haploid. Gamete will receive only one allele for every trait. अभी एक ही ट्रेट है और एक ही जीन है वहां पे, तो ये एक ही जीन जो है उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा मिक्सचर होने का चांस ही नहीं है. आइदर गैमेट विल रिसीव अ जीन फॉर टॉलनेस और ए गैमेट विल रिसीव अ जीन फॉर डॉर्फनेस. दो ही पॉसिबिलिटीज है. दैट्स हाउ द गैमेट्स आर कॉल्ड एज प्योर. Are you getting? I repeat in short once again. A diploid individual has two genes for each character to decide. Of these two genes, we are not sure whether both the genes are of same type or of different type. So in that case, we are not sure whether the diploid individual, of course, is homozygous or heterozygous. Okay? For a diploid individual, we are not sure whether the genotype is homozygous or heterozygous. मैं जो कह रहा हूँ सब सुनो बराबर, अलग अलग फॉर्मेट में कह रहा हूँ और कुछ नहीं. तो मिक्सचर पॉसिबल है, एक जीन टॉलनेस के लिए एक जीन डॉर्फनेस के लिए, मतलब एक डोमिनेंट जीन एक रिसेसिव जीन पॉसिबल है. सो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द डिप्लॉयड इंडिविजुअल, बट फॉर हैप्लॉयड इंडिविजुअल नहीं कहूंगा, गैमेट्स कहूंगा, क्योंकि हैप्लॉयड इंडिविजुअल अपने में पॉसिबल नहीं है. फॉर हैप्लॉयड सेल्स, दैट इज गैमेट्स, how the gametes are developed? Gametes are developed by the process of meiosis. During meiosis, what happens? There is a process of क्या होना चाहिए? Segregation. So homologous chromosomes separate and gamete receives one and only one allele. तो गैमेट के अंदर, हैप्लॉइड सेल के अंदर एक ही जीन होता है, एंड दैट्स व्हाई गैमेट्स आर प्योर. गैमेट्स प्योर होते हैं. गैमेट्स आर प्योर फॉर ऑल ट्रेट्स. कोई भी कैरेक्टर ले लो, जैसे कि अगर हम लोगों ने कलर ऑफ आई लिया तो उसके लिए भी उसमें एक ही जीन होगा. स्किन कलर लिया तो उसके लिए भी एक ही जीन होगा. बालों की लंबाई के लिए एक ही जीन होगा. बालों के कलर के लिए एक ही जीन होगा. बालों के टेक्सचर के लिए एक ही जीन होगा. गेटिंग मी? सो there will be a single gene for all characters, all traits, and that's why gametes are said to be pure. This is known as law of purity of gametes. So here we can say mother gamete cell, the gamete forming cell is there, it is heterozygous, so it is not pure. Okay, but whenever it forms gametes, the capital T gene is going to get separated from small t gene, means gene for tallness and gene for dwarfness are going to get separated. So one gamete we say is having only one gene, and that is for tallness, and the other gamete is having only one gene, that is of dwarfness. So gametes are pure, but diploid cells are not pure. That's what in short we can say about the law of purity of gametes. Is that clear? Very well. So that is we can say Mendel's first law. फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कह दी. नाउ वी नीड टू गो फॉर मेंडल्स सेकेंड लॉ. What is Mendel's third law? Mendel's second law was that we can say purity of gametes. Now third law is about law of independent assortment. What is independent assortment? Independent का मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा. असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन. सो इन शॉर्ट में पहले कह देता हूं, जीन फॉर one trait will not depend on gene for other trait for its expression. Okay, getting it? Means TTMM. तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ. नॉट इज आइडिया क्लियर? और होटल में आप लोग जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, बाद में बोलते हो TTMM. क्या मतलब है? तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ, तू तेरा बिल भर मैं मेरा बिल भरता हूँ. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट.
क्यों तेरा बिल मेरा बिल? सिंपल है रे, तेरे जो पसंदीदा खाना है वो तूने मंगाया, मेरे पसंदीदा खाना मैंने मंगाया. बट whenever there is a party, the one who is giving party will pay. और वो अपने मतलब कॉमनली खाना मंगाएगा, सबके पसंदीदा थोड़ा थोड़ा खाना खाएगा. गेटिंग इट? सो जस्ट एन एग्जाम्पल. सो गॉट टू मीनिंग. TTMM का मतलब आपको मालूम है, तू तेरा देख मैं मेरा देख रहा हूँ. That is what is independent assortment. So genes of one trait do not depend on genes for other trait for their expression. That's what is called as independent assortment. कैसे होता है? Let us see. It can be worked with dihybrid ratio. अभी एक सिंगल कैरेक्टर से ऐसे तो नहीं होगा, दो अलग अलग होने चाहिए. मेंडल सिलेक्टेड टू ट्रेट्स. अभी उन्होंने कौन से ट्रेट्स दिए या चूज किए उसको अपना देखना पड़ेगा. He selected one trait that was color of seed, which is available in two forms, yellow and green. यहाँ पे मिस्टेक है, wrinkle छप गया है, green होना चाहिए. Fine. Okay. He selected shape of seed, which is also available. Shape of seed becomes another trait which is also available in two alternative characters like round and wrinkled. Getting it very well? So Mendel selected one trait, that is color of seed, available in two forms, yellow and green. Mendel selected second trait, that is shape of seed, which is round and wrinkled. Round and wrinkled. Getting very well? So दो अलग अलग कैरेक्टर्स को, दो अलग अलग ट्रेट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया. सो नाउ डाई हाइब्रिड रेशियो के लिए अपने को डाई हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा. लेट अस रिवाइज इन ब्रीफ और फास्ट द डेफिनेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. क्या था? व्हेन टू इंडिविजुअल्स प्योर इन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड. सो क्या होना चाहिए देखते हैं. टू इंडिविजुअल्स प्योर इन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड. अभी उन्होंने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, दो ट्रेट तो फिक्स कर दिए, पेरेंट्स चाहिए अपने को. कैसे चाहिए? one parent was having property like yellow round seeds, means this plant was producing yellow seeds and round seeds. Yellow is a character of trait, है ना? What is that? Color of seed. And round is shape of seed. He selected another which is green and wrinkled. देखो यहाँ पे मुझे येलो और ग्रीन कहना चाहिए. येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन. और यहाँ पे मुझे राउंड एंड रिंकल्ड कहना चाहिए. सो राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड. अभी रिंकल्ड का मतलब आपको पता चल गया ना, जिसका शेप प्रॉपर राउंड नहीं होगा, उबड़ खाबड़ कह सकते हैं. तो इन्होंने क्या किया? दोनों प्योर एक साथ ले लिए, दोनों डोमिनेंट प्योर एक साथ ले लिए. जैसे कि येलो राउंड दोनों डोमिनेंट है एंड ग्रीन रिंकल्ड दोनों रिसेसिव है. सो टू इंडिविजुअल्स प्योर इन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स व्हेन आर क्रॉस्ड. देखो ये क्रॉस हुआ. अभी वापस अपने को देना चाहिए P मीन्स पेरेंट जनरेशन. सो येलो राउंड सीड्स क्रॉस्ड विथ ग्रीन रिंकल्ड सीड्स. तो इसके लिए जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर. लिसन वेरी केयरफुली. ये एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स बहुत रॉन्ग तरीके से उसको पुटअप करते हैं. तो डोंट डू दैट. इट इज वेरी सिंपल. हर एक कैरेक्टर के लिए अपने को दो जीन्स चाहिए. तो येलो के लिए कलर के लिए मुझे दो जीन्स चाहिए. अभी इसका येलो कलर है इसलिए मुझे दो जीन्स डोमिनेंट प्योर चाहिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई. शेप उसका राउंड है तो उसके लिए मुझे दो डोमिनेंट जीन चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल आर. यहाँ पे ये रेसेसिव वाला है तो यहाँ पे मुझे स्मॉल वाई ग्रीन के लिए चाहिए. अभी उन्होंने क्या किया? जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसी का स्मॉल अल्फाबेट रेसेसिव कैरेक्टर के लिए यूज किया मेंडल जी ने. सो दैट्स व्हाई इट विल बी स्मॉल वाई. स्मॉल जी नहीं आएगा, स्मॉल आएगा. और राउंड रिंकल शेप के लिए स्मॉल आर. सो पेरेंट विल बी हैविंग फिनोटाइप येलो एंड राउंड and green and wrinkled. Parents will be having genotype capital Y capital Y capital R, small y small r. अभी ये गैमेट्स कैसे बनाएंगे? ये दो जीन्स में से एक जीन और ये दो जीन में से एक जीन साथ में आएंगे. ये दो जीन कभी भी साथ में नहीं आएंगे क्योंकि ये सेग्रीगेट होने वाले हैं और ये दो सेग्रीगेट होने वाले हैं. सो इट विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई कैपिटल आर एक ही हुआ. यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर एक ही हुआ. ठीक है, तो ये हो गए गैमेट्स. गैमेट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें F1 जनरेशन मुझे तैयार करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट F1 जनरेशन? दिस गैमेट comes with this gamete,
So capital Y, small y will come together because they are of the genes of same trait, and capital R will come with small r, the genes of same trait. They will come together, and that's why it will become capital Y, small y, capital R, small r. Now, this is important. This is first generation. इसमें देखो क्या हुआ, capital Y, small y. So a gene for color, one gene for color is dominant and the other gene for color is recessive. क्या होने वाला है? A dominant gene will express itself always. Law of dominance. Law of dominance क्या कहता है? A gene for dominant character will express itself. So whenever it is capital Y, small y, the color is going to be yellow. And when it is capital R, small r, the gene for round seeds and gene for wrinkled seeds is there. So one gene for dominant character, other gene for recessive character are there. Again, gene for dominance is going to express itself. So this will become round. So this seed is going to be yellow round. All seeds of F1 generation will be yellow round. Means they are going to produce yellow round seeds. All the plants of F1 generation. All the plants of F1 generation are going to produce yellow round seeds. So it is hybrid what? Individual, or we can say heterozygous individual. Okay, so it is hybrid dominant और heterozygous dominant. Dihybrid कह सकते हैं क्योंकि दो जीन्स को हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है. Let us go for next. अभी इनको सेल्फिंग करना है. So what he obtained is all F1 individuals will be yellow and round because there are going to be expression of dominant characters. Yellow is going to be dominant, so going to express. Round is the dominant character, so is going to express. Mendel then carried out mixing, or we can say selfing of F1 plants. And when F1 plants were crossed, it was like this. अभी देखो इसमें क्या होने वाला है. Let us go back. Okay, here we are. Now this is going to be one plant. The same plant will be crossed with other plant having same genotype, same phenotype. तो अभी F2 जनरेशन के लिए जीनोटाइप क्या होगा? F2 जनरेशन के लिए जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. फिनोटाइप क्या होगा? येलो राउंड और हाइब्रिड येलो राउंड और हेटेरोजाइगस येलो राउंड. सो सेल्फिंग में आपने क्या लिखना पड़ेगा? फिनोटाइप में हाइब्रिड येलो राउंड इज क्रॉस्ड विथ हाइब्रिड येलो राउंड. ठीक है. जीनोटाइप में क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. दोनों का जीनोटाइप सेम होगा. That's why it is selfing. So what we said, selfing is cross between or breeding of two plants or two organisms of same generation, है ना? Same generation के plants है और of same genotype और of same phenotype. तो इसका ये सेम है, तीनों एक ही जनरेशन के प्लांट है, तीनों का जीनोटाइप, सबका जीनोटाइप सेम है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और सबका फिनोटाइप भी सेम है, हाइब्रिड येलो राउंड. अभी मैं दिखाना चाहता था यहाँ पे कि इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसलिए मैं ये यहाँ पे वापस लेके आया आपको. आगे जाने के बाद वापस पीछे लाने का रीजन ये है. अभी देखो यहाँ पे 4 जीन्स आपको दिख रहे हैं. उसमें से ये 2 जीन्स है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर द जीन्स फॉर कलर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर द जीन्स फॉर शेप. कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर होमोलोगस, मतलब genes present on homologous chromosome pair, and capital R, small r are also present on homologous chromosome pair, but that will be different. अभी गैमेट फॉर्मेशन के वक्त क्या होगा? मियोसिस होगा. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. Homologous chromosomes are going to get separated. So when homologous chromosomes are going to get separated, what will happen? Capital Y will get separated from small y and capital R will get separated from small r. So remember always, in gametes of these plants, F1 plants, again in gametes of F1 plants, capital Y small y will not be together. Even capital Y will not be together, or small y is not going to be together because they are going to get separated. So capital Y may be with capital R, capital Y may be with small r, small y may be with capital R,
and small y may be with capital R. So these are going to be the gametes of F1 individual plants. Got it clear? तो इसके दिखाना था मुझे, इसको बताना था, ये that's why I got it once again together. Okay, so cross of F1 generation, इसमें क्या आ जाएगा? येलो राउंड, हाइब्रिड येलो राउंड इज क्रॉस विथ हाइब्रिड येलो राउंड. अभी इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है इसको कहा जाता है प्यूनेट क्रॉस और चेकर बोर्ड. प्यूनेट क्रॉस क्यों कहेंगे? क्योंकि प्यूनेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये मेथड प्रैक्टिस में लाए. प्यूनेट नाम के साइंटिस्ट ने ये मेथड प्रैक्टिस में लाया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्यूनेट क्रॉस. ऑल्सो चेकर बोर्ड क्यों कहेंगे चेकर बोर्ड? बिकॉज वी आर गोइंग टू चेक आवर डाटा और वी आर गोइंग टू चेक आवर क्रॉसिंग्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेकर बोर्ड. तो हम लोगों ने क्या किया, जो गैमेट्स है उनको अरेंज किया है. सिर्फ ऑर्डर यहाँ पे अलग है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के बजाय कैपिटल आर स्मॉल वाई, बाकी सब कुछ सेम है. ओके, सो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर. इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग रखेंगे. एंड देन व्हेन दिस टू कम टुगेदर it will give capital R, capital Y, just like dominant parent. And see here, this is going to be capital small y, small r, just like a recessive parent. और बाकी सभी जो होंगे ये सभी intermediates है. These intermediates are nothing but the recombinants और recombinations. याद रखना जो अभी मैं कह रहा हूँ इसका हम लोग को बाद में यूज करना है इसी चैप्टर में. So this plant is or this individual is like a dominant parent. This is like a recessive parent, or they are having parental characters exactly same, but others are having parental characters mixed, and that is called as recombination. Okay. So here यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, capital R लेकिन capital Y small y, being having one capital gene over here is going to express itself. यहाँ पे capital R वाला gene express हो रहा है, small r वाला gene suppress हो रहा है. गेटिंग इट? तो ये आप बाद में ध्यान से देख लो बेबी. तो इस तरह से अपने को मिलेगा. सो इसका रिजल्ट क्या होगा? दैट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी चेक अवर रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड और प्यूनेट क्रॉस, वी गेट अ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ येलो राउंड. देखो ये येलो राउंड है, देन येलो रिंकल्ड, ये येलो रिंकल्ड है, देन ग्रीन राउंड, ये वाला ग्रीन राउंड है, और ग्रीन रिंकल्ड, ये वाला ग्रीन रिंकल्ड है. तो ये सभी जो है इस तरह से देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल. ये वाले सभी येलो राउंड है. गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So there are 9 yellow round. Then 1 2 and 3, these are green round. 1 2 and 3 are yellow wrinkled, and there is one green wrinkled. ओके, सो अपने को क्या मिल रहा है? 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं. कौन से? येलो राउंड पहला वाला कैरेक्टर, देन येलो रिंकल्ड दूसरा वाला कैरेक्टर, देन ग्रीन राउंड तीसरा वाला कैरेक्टर, एंड ग्रीन रिंकल्ड. ठीक है. एंड रेशियो इज 9:3:3:1. येलो राउंड मैंने आपको गिना है 9 है. येलो रिंकल्ड देखते हैं. सी दीज आर 3. येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड 3 है. सो 9:3 बन गया. ग्रीन राउंड, दिस इज 1 ग्रीन राउंड, दिस इज अनदर ग्रीन राउंड, दिस इज 3rd ग्रीन राउंड. वंस अगेन 3 बन गया, एंड दिस इज ग्रीन रिंकल्ड, तो 1 बन गया. तो रिजल्ट क्या आ रहा है अपने को? 9:3:3:1. देखो डायहाइब्रिड रेशियो का डेफिनेशन वंस अगेन ट्राई टू रिकॉल. व्हेन टू इंडिविजुअल्स प्योर इन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, द phenotypic ratio obtained in F2 generation will be called as dihybrid ratio, and it is always 9:3:3:1. So this is dihybrid ratio. अभी यहाँ पे ये phenotypic ratio था, बट उसके साथ जीनोटाइपिक रेशियो भी दिया जाता है. ओके, ये जीनोटाइपिक, सॉरी यहाँ पे ये phenotypic रेशियो नहीं होना चाहिए, जीनोटाइपिक रेशियो होना चाहिए. कैसे होगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर. देखो ये एक ही है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर. ओके, so it is 1.
अभी ये फिनोटाइपिक रेशियो कैसे बनेगा? फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1:2:4:2:1:2:1 टोटल 16 होना चाहिए, बाद में करके देखो। सो कैपिटल वाई कैपिटल आर इज 1, देन देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हुआ, ये 2 है, 1 और 2, ठीक है। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर इज 1, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ये भी है 2, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इज ऑल्सो there which is 2, is it? So likewise if you keep on doing, it will be 1:2, ये 2 है, 2:1:2, ये 2 है सेम, देखो। देन ये 4 सेम है, 1 2 3 4, ऑल आर हैविंग कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 4 है। बाद में अपने को बनता है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे एक मिल रहा है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दे आर सेम, तो 2 बन गए। देन वी गेट 1 वंस अगेन, व्हाट इज दिस? स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये 1 मिलेगा। देन वी गेट 2 अगेन, व्हाट आर दिस टाइप? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 एक सेम टाइप के हैं। एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे पिक्चर में जो दिख रहा है और यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने ऑर्डर अलग किया है, बाकी सब कुछ सेम है, फाइन। सो द जीनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1, टोटल 16 होता है। फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:2:1:2:2:1:2:1, ये भी 16 होता है। गेटिंग इट? सो दैट्स ऑल वी कैन से अबाउट द जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो। Okay, next we have to go for is understanding the same for law of independent assortment। जो थर्ड लॉ था उसको क्या कहा था हम लोगों ने? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज दैट? इट स्टेट्स दैट द एलिल्स फॉर टू और डिफरेंट कैरेक्टर्स do not depend on each other for their expression. They get sorted and they express themselves on their own. Okay, so in other words, in a gamete, the allele received for one gene does not influence or depend on the other allele that is received for another gene. They will keep on expressing themselves. ये ऐसे क्यों हो रहा है? This is happening because of process of meiosis. ठीक है, सो अभी हम लोगों ने ये कहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी हम लोगों ने कहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट इसी चैप्टर में आगे चल के हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दैट इज मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑफ लिंकेज। और ये लिंकेज वाला चीज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एग्जैक्टली विपरीत है। तो मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उसका कुछ ताल्लुक नहीं है। सो विल स्टॉप हियर, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, और बाकी वाला जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो